कक्षा 7 के बच्चे देखें कि अभ्यास 1.1 का 4 सवाल हम कल बताए थे। 5वां सवाल से आइए आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला 5वां सवाल दिया है कि इनमें से कौन परमेय संख्या नहीं है। कल हमने आप लोगों को बताया था कि जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है उसे हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। और सारी पूर्ण संख्याएं परमेय होती है क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता हम लोग 1 लिख लेते हैं। ये मैंने कल आप लोगों को बता दिया था। अब इसलिए सवाल को बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए पहला दिया हुआ 15/-18 यह परमेय के रूप में है। 0 है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटा में 0 लिखेंगे, लेकिन ये भी परमेय के रूप में हो जाएगी। तीसरा सवाल दिया है 0/0। किसी भी संख्या के बटा में 0 होता है तो परमेय नहीं माना जाएगा, इसलिए यह परमेय संख्या नहीं है। और भी देखिए इसके बटा में 0 है, ये भी परमेय संख्या नहीं है। बाकी ये 2 परमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या है, इसके बटे में 3 है, ये भी परमेय संख्या है और ये भी परमेय। तो आप लोग आंसर डाल दीजिएगा कि 0/0 C और 4/0 ये 2 संख्याएं परमेय नहीं है। इसी प्रकार देखिए प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, निम्न प्रत्येक पूर्णांक को परमेय संख्या के रूप में लिखिए। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि जिस संख्या, जैसे ये 4 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे तो ये परमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 का पहला दिया है 4, तो आप लोग हल डालकर एक को 4/1 लिख देंगे। -6 दिया हुआ है तो -6/1, 0 है तो 0/1, 51 है तो 51/1 और -43 है तो 43/1। ये सारी संख्या परमेय के रूप में होगी। यहाँ पर देखिए सत्य या असत्य बताना है। पहला सवाल दिया है कि सभी पूर्णांक परमेय संख्या है। सत्य है, अभी मैंने बताया कि जो कोई भी पूर्णांक है उसके बटा में 1 लिख देंगे, इसलिए सभी पूर्णांक परमेय संख्या है। बी सवाल दिया हुआ है आपका 0 एक परमेय संख्या है। ये भी सत्य है, अभी मैंने ऊपर लिखा है कि 0 था तो इसके बटा में कुछ नहीं था तो 1 हम लोग लिख लिए, इसलिए ये भी सत्य है। तो सी सवाल दिया हुआ प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक है, यह असत्य है। प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता। जैसे देखिए 4/2 है तो इसको हम 2 लिख देंगे, ये तो पूर्णांक हो गया, लेकिन अभी 4/3 हो जाएगा तो ये पूर्णांक नहीं हो सकता, इसलिए यह असत्य है। प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। डी दिया हुआ है आपका 2 पूर्णांकों का योगफल, 2 पूर्णांकों का भागफल हमेशा एक परमेय संख्या होता है, ये सत्य है। किसी भी संख्या में, जैसे 7 है, इसमें 3 का भाग देना है तो बटे 3, ये परमेय संख्या हो गई। 9 है, इसमें भाग देना है 5 से तो हम लिख सकते हैं 9/5, इसलिए ये भी सत्य है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, धनात्मक एवं ऋणात्मक परमेय संख्या छाती। तो धनात्मक और ऋणात्मक बताने से पहले आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों संख्या अंश और हर दोनों एक तरह का चिन्ह होगा तो धनात्मक होगा। जैसे 3/4 है, अगर ऊपर भी माइनस है नीचे तो माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो दोनों चिन्ह एक तरह का रहेगा। जैसे देखिए आपका दिया हुआ है 6/-10, ये धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है। -7/12 ये भी ऋणात्मक है। 4/7 है तो ऋण से ऋण कट जाएगा, 4/7 ये धनात्मक है। 19/106 ये पहले से ही धनात्मक है। -144/-204, माइनस से माइनस कट गया, ये भी धनात्मक हो गया। ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है। तो आंसर आप लोग डाल देंगे, धनात्मक परमेय संख्या बराबर -4/7, 19/106, -104/-200, -144/-204। ऋणात्मक संख्या देखिए 6/-10 है, -7/14 है, -4/19, 4/-19 और 7/-19। 9वां सवाल आप देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर समतुल्य। समतुल्य का मतलब होता है कि ज्यों का त्यों रहे। जैसे ये 2/3 है तो इसका समतुल्य, इसमें ऊपर भी अगर 2 का गुणा कर दे, नीचे भी 2 का गुणा कर दे तो ये 4/6 हो जाए। इसको कटाने पर फिर 2/3 आना चाहिए, इसको कटाएंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2/3 आ गया। तो समतुल्य जितने का गुणा अंश में करेंगे उतना ही का गुणा हर में करेंगे तो समतुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगी। जैसे पहला सवाल आपका देखिए दिया हुआ है 6/13, तो 6/13 एक भिन्न हो गई। दूसरा अंश में भी मैंने 2 का गुणा कर दिया, हर में भी 2 का गुणा कर दिया, तो ये हो गया 6 दूनी 12
और 13 दूनी 26। इसी प्रकार अंश में भी 3 का गुणा किए हैं, हर में भी 3 का गुणा किए हैं, तो 36 18/39। इसी तरह हर में 4 का गुणा किए हैं और अंश में 4 का गुणा किए और हर में भी 4 का गुणा किए, तो 6 चौके 24 13 चौके 52। तो 4 समतुल्य भिन्न हो गई 6/13, 12/26, 18/39, 24/52। इसी प्रकार आप बी सी डी ई स्वयं लगाएंगे। अंश और हर में पहले 2 का गुणा करेंगे, फिर 3 का गुणा करेंगे, फिर 4 का गुणा करेंगे और एक स्वयं ही आ रहेगा। अब प्रश्न नंबर 10 देखिए, यहाँ से दिया हुआ निम्न प्रत्येक को धनात्मक हर के रूप में लिखिए। कहने का मतलब ये है कि इसके हर को धनात्मक बनाना है। ये दिया हुआ है 5/-17, जो ये -17 है इसको धन बनाना है। तो धन बनाने के लिए ऋण 1 का गुणा कर देंगे, तो जब हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी गुणा करेंगे। जैसे दिया है 5/17, तो अंश में भी ऋण 1 का गुणा करेंगे और हर में भी, तो 5 से कम 5, ऋण 5 और ऋण में ऋण का गुणा हो जाएगा तो धन हो जाएगा, 17 कम 17। ये हमारा आंसर हो गया ऋण 5/17। इसी प्रकार 18/22 दिया हुआ है, तो ऊपर भी आप लोग क्या करेंगे, ऋण 1 का और नीचे भी ऋण 1 का गुणा कर देंगे, तो ये भी ऋण 22 में ऋण 1 का गुणा करेंगे तो 22 हो जाएगा। इसी प्रकार सी ऋण 36/72, डी ऋण 33/43 और ई ऋण 17/5। आप लोग स्वयं करेंगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ निम्न प्रत्येक को धनात्मक अंश के रूप में लिखिए। मतलब कि इसका अंश को धन बनाना है। तो अंश को धन बनाना हो या हर को धन बनाना हो, हमें पता है कि सिर्फ ऋण 1 का गुणा अंश और हर में करना है। तो जैसे पहले सवाल को लगाए हैं 10 नंबर को, उसी तरह 11 को भी अंश और हर में ऋण 1 का गुणा कर देंगे, तो जो अंश है इसका वो धनात्मक बन जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका दिया है ऋण 11/13 को निम्न परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। मतलब कह रहा है कि ऋण 11/13 को ऐसे लिखिए कि अंश जो इसका ऋण 11 है वहाँ पर 121 हो जाए। हम कैसे जानेंगे कि कितने का गुणा करें कि 121 आ जाए? तो क्या करेंगे कि 121 में 11 से भाग दे देंगे। 121 भागे ऋण 11 बराबर ऋण 11। मतलब कि हमें पता चल गया कि ऋण 11 का अंश और हर में गुणा करेंगे। पता करने के लिए भाग दे दिए। अब देखिए अंश और हर में ऋण 11 से गुणा करने पर ऋण 11/13 था, अंश में भी ऋण 11 का और हर में भी ऋण 11 का गुणा कर दिए। 11 में 121 ऋण ऋण धन हो गया और 11 का 13 में गुणा कर दिया तो 143 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा देखिए, कह रहा है बी हर -169 होगा। कैसे जानेंगे कि कितने का गुणा करें? तो हर 13 है। अब क्या करेंगे कि ऋण 169 में 13 से भाग दे देंगे। पता चल गया कि ऋण 13 का गुणा करेंगे। अंश और हर में ऋण 13 से गुणा करेंगे। ऋण 11/13 के अंश में भी ऋण 13 और हर में भी ऋण 13 का गुणा करेंगे। आ गया ऋण 143/ऋण 169। हमें हर को लाना था ऋण 169, जो हमारा आ गया ऋण 169। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर में पूरा लिखेंगे आप लोग ऋण 143/ऋण 169। अब आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दिया हुआ है 17/ऋण 14 को निम्न परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। जैसे 12 सवाल लगाए हैं उसी तरह सवाल नंबर 13 है। इसको कह रहा है कि अंश 289 हो जाए। कैसे जानेंगे कि कितना का गुणा करें कि 289 हो? तो हल में आप लोग क्या करेंगे, 289 में 17 का भाग दे देंगे, आ गया 17। अब हमें पता चल गया कि 17 का गुणा करने पर अंश 289 हो जाएगा। तो अंश में भी 17 का गुणा करेंगे और हर में भी 17 का गुणा करेंगे। अब 17/ऋण 14 में अंश हर में गुणा कर दिए, हो गया 289/ऋण 238। इसी प्रकार बी सवाल देखिए, बी दिया हुआ कि हर 70 हो जाए। क्या करें कि हर 70 हो जाए? तो पहले पता करेंगे कि किस संख्या का गुणा करें। तो 70 में हर से भाग दे दिए तो ऋण 5 आ गया। अंश और हर में ऋण 5 का गुणा करने पर 17/ऋण 14 में अंश में भी ऋण 5 का गुणा कर दिए
हर में भी ऋण 5 का, 17 25 85, ऋण 85 बटे ऋण और ऋण धन हो जाएगा 14 5 7। अब आप लोग जो सवाल इसमें हम छोड़े स्वयं कीजिएगा और इसके आगे का फिर आगे बताया जाएगा। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 देख लीजिए, दिया हुआ है 84 बटे -144 को निम्न परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। मतलब कह रहा है कि 84 को ऐसी संख्या के रूप में लिखिए कि इसका अंश 84 की जगह पर क्या हो जाए 14, और हर दे रहा है कि हर 12 हो जाए। तो जिस तरह से आप लोगों ने ऊपर के सवाल को लगाया 12 13, उसी तरह 14 को आप लोग घर से लगाएंगे, स्वयं होमवर्क में हो गया। प्रश्न नंबर 15 को देखिए, मानक रूप में लिखिए। ये मैं आप लोगों को क्लास में बताया था कि कोई भी भिन्न के रूप में है तो जितना का हमें मन करे अंश और हर में गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी दे सकते हैं। आपका सवाल ए दिया हुआ है 5 बटे ऋण 30, तो 5 कम 5, 5 छके 30 कटाना है, 1 बटे -6। बी वाला दिया है 8 बटे -36। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कटाएंगे, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 से कट गया तो ये हो गया 2 बटे ऋण 9। इसी तरह सी है 8 है 64, 8 से कटा दीजिएगा, 8 कम 8, 8 8 64, तो 68 बटे 119 है। 17 से कटेगा, इसको भी आप लोग स्वयं कटाइएगा। धन्यवाद।